हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ मई मंथ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है, तो जल्दी से जाके उसको डाउनलोड करें एंड ओपन करिए। आपको एक पेज दिखेगा यहाँ पर ऐसा, जिसमें आपको लॉग इन करना पड़ेगा अपनी जीमेल आईडी के साथ। वंस यू हैव लॉग्ड इन, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप माई कोर्सेज में अवेलेबल कोर्सेज में जाके यहाँ पे टिक करिए, तो आपको करंट अफेयर सेक्शन का कोर्स का मिल जाएगा, जहां पे आप जाके कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो 1 ईयर प्लान एंड एक 2 ईयर प्लान। दोनों प्लान आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहां पे जाके अवेल कर सकते हैं। हम आपको ऐसा क्या देते हैं कि हम आपको करंट अफेयर्स जो भी प्रोवाइड किया जाएगा, आप अफेयर क्लाउड से ही पढ़े। हम ऐसा क्या देते हैं आपको? हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। ये समझिए, पीडीएफ मिलेगी आपको डेली, बोथ हिंदी एज वेल एज एन इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि डेली हम आपका करंट अफेयर्स का क्विज भी लेते हैं एप्लीकेशन पे, जो कि बहुत ज्यादा रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको डेली क्विज मिलेगा 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। आपने जो आज हमारी वीडियो से देखा, या आप अपने वीडियो जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की उससे देखा, आपकी रिवीजन कितनी अच्छी होगी क्विज से। सिमिलरली हम आपको वीकली बेसिस पे भी यही करते हैं कि उस पूरे वीक की हम आपको हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर्स की, जो आपके रिवीजन के लिए, आपके नोट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड सेम हम आपको करते हैं मंथ में। तो मतलब देखिए, हम आपको डेली सेम चीज पढ़ाएंगे, वीक में वो चीज पढ़ाएंगे, एंड मंथ में आपको फिर से वो चीज पढ़ाएंगे। तो आपकी कम से कम 3 बार तो नोट से रिवीजन हो गई, और जो क्विजेस होगी, जो आप वीडियोस देखोगे, वो अलग। तो आप एक ही मटेरियल को कम से कम 6-7 बार पढ़ेंगे, तो आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है, आपको अंदाजा भी नहीं है। फिर इसके अलावा आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम आपको कराते हैं। हम आप वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हैं, एंड फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ से। सिमिलरली हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। अब टॉपिक क्या क्या होते हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल से रिलेटेड कोई नई ऐप लॉन्च की गई, इंपॉर्टेंट डेज उस महीने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज रहे, किसी ने कोई नई बुक लिखी, उनके ऑथर, ऑब्यूटरी से रिलेटेड किसी महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई रिसेंटली, फेमस पर्सनैलिटी की। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे नीरज चोपड़ा ने अभी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए, टॉप कोई ओलंपिक गेम्स में, तो ये सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नेशनल अफेयर से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड, तो ये सभी टॉपिक वाइज हम आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करेंगे अपने कोर्स में, तो जरूर से इस कोर्स को चेक करना। इसके साथ साथ बैंकिंग से रिलेटेड भी हम आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आपको ग्रैब करनी चाहिए। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि अगर आप एस्पिरेंट हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि हमारी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को जरूर चेक करें। एंड हमारी जो एप्लीकेशन में जो क्विज का सेक्शन है, उसको तो आप डेफिनेटली चेक करें, क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ऑलराइट, इसके अलावा मैं आपको अभी सीधा 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड कराता हूं, अपना कोड विकास10 यूज करके। आपको कुछ नहीं करना, सीधा विकास10 का कोड यूज करना है, एंड आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो भी आपकी वैल्यू होगी कोर्स परचेज करने की हमारी एप्लीकेशन से। तो आप जाके कोर्स हमारी एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स के नाम, बुक का नाम भी याद रखना है आपको, ऑथर का नाम भी याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारी ऑथर होते हैं, मैं समझता हूँ कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन अगर आप एग्जाम का पैटर्न देखें तो आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है बुक्स एंड ऑथर से, कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर ऑल। किस व्यक्ति के द्वारा ये बुक लिखी गई? क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर ऑल, फॉर वन एंड ऑल, क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल। ऑथर रहेंगे आकाश रेनिसन, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये है आकाश रेनिसन, जो कि ऑथर रहेंगे क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल के। अगर इनके बारे में डाटा देखा जाए, एक चीज और याद रखना सबसे पहले, अरे हिल गया, तो कि जो
ये क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल है ना, ये आपकी एक ई बुक है जिसका टाइटल रखा गया क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल। ई बुक मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक, मतलब आपका जैसे ये पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, ना कि पेन पेपर फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है। ऑथर्ड बाय क्लाइमेट एक्टिविस्ट एंड ऑथर आकाश रैनिसन हु हैज रिलीज्ड दिस ऑन द ओकेजन ऑफ द अर्थ डे के दिन इस बुक को रिलीज करा गया। क्या कोई बता सकता है अर्थ डे कब आता है? जल्दी बताओ। दिस बुक फोकस्ड ऑन द टॉपिक्स लाइक क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स, इस पे फोकस कर रहा है। अगर बुक की बात करें, दिस बुक फीचर्स अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इस पे डाटा है। अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो अब हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर कोई चाहे बुक भी आ रही है ना, अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लाजमी है ही हैं। This book includes topics like the greenhouse effect, global warming, carbon footprint, and its effect on the future. This book will provide a better understanding of the relationship between the nature and humans. नेक्स्ट बुक हमारी रहेगी द बेंच। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहे और जो ऑथर हैं वो तो और भी इंपॉर्टेंट है, मेघन मार्कल। मेघन मार्कल इनकी ऑथर रहेंगी इस बुक की द बेंच की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति हैं। इन्होंने काफ़ी सारी टीवी सीरीज में भी वर्क करा है, जैसे एक है सूट्स, अगर आपको पता हो तो उसमें भी ये वर्क कर चुकी हैं। अगर इनके बारे में डाटा देखा जाए तो मेघन मार्कल द डचेस ऑफ ससेक्स इज सेट टू रिलीज हर डेब्यू बुक। डेब्यू बुक मतलब ये इनकी पहली नॉवल रहेगी जिन्होंने खुद लिखी है। इसके थ्रू ये अपना एक ऑथर के कैरियर को इंट्रोड्यूस कर रही हैं वर्ल्ड को। बुक का नाम रहेगा द बेंच। इट इज़ अ चिल्ड्रन बुक जो कि नरेट करेगी बॉन्ड बिटवीन द फादर एंड सन थ्रू द मदर्स पर्सपेक्टिव। माँ की नज़रिए से एक बाप और एक बेटे के बीच में जो प्यार का एक बॉन्ड है या फिर आप जो एक रिलेशन है, उसको मदर की नेचर से जो रिप्रेजेंट किया गया है इस बुक में, ये बुक का नाम रहेगा द बेंच। पब्लिश की जाएगी रैंडम हाउस चिल्ड्रंस बुक के द्वारा। द इलस्ट्रेशन ऑफ द बुक आर डन बाय द अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट क्रिस्टियन रॉबिन्सन के द्वारा इसके इलस्ट्रेशंस करे गए हैं। नेक्स्ट हमारी बुक रहेगी अनदर डजन स्टोरीज। ये बुक का नाम रहेगा आपकी नॉवल का अनदर डजन स्टोरीज। ऑथर कौन रहेंगे? सत्यजीत रे ऑथर रहेंगे अनदर डजन स्टोरीज के। ये बुक आपकी याद रखना बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी। किनके द्वारा? बाय इंद्रानी मजूमदार। आई रिपीट, इंद्रानी मजूमदार के द्वारा इस बुक को बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। किनके द्वारा? इंद्रानी मजूमदार। एंड इस बुक के अनदर डजन स्टोरीज के ऑथर कौन रहेंगे? वो है सत्यजीत रे। काफी इंपॉर्टेंट मार्केट। सत्यजीत रे ऑथर रहेंगे किस बुक के? अनदर डजन स्टोरीज, जो कि ट्रांसलेट की गई बंगाली से इंग्लिश में। किनके द्वारा? इंद्रानी मजूमदार के द्वारा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बुक। नेक्स्ट है हमारी एलिफेंट। बुक का नाम ही एलिफेंट, आप इसको पोस्टर में देख सकते हैं। बुक का नाम रहेगा एलिफेंट। ऑथर कौन रहेंगे? पॉल पिकरिंग। मैं फिर से बता रहा हूं, ऑथर का क्या नाम? पॉल पिकरिंग। नॉवल या बुक का क्या नाम रहेगा? एलिफेंट। ठीक है, चलो एलिफेंट से रिलेटेड आगे एक बुक और आएगी, याद रखना, उसको भी डिस्कस करेंगे। ये तो है पॉल पिकरिंग, एलिफेंट के ऑथर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अ बुक टाइटल लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। आई रिपीट, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। यह बुक जर्नलिस्ट शकूर रादर के द्वारा लिखी गई। आई रिपीट, जर्नलिस्ट शकूर रादर के द्वारा बुक लिखी गई लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। इनके ऑथर रहेंगे शकूर रादर। ठीक है, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बुक है हमारी ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। मार्क करना, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। ये बुक का नाम रहेगा आपकी, जो कि एक बहुत ही फेमस ऑथर के द्वारा लिखी गई है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, अगर इनसे रिलेटेड डाटा पढ़ें, मोस्ट रिनॉन्ड ऑथर रस्किन बॉन्ड इज कमिंग अप विद अ न्यू बुक टाइटल्ड ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन ऑन हिज 87th बर्थडे ऑन May 19, 2021. This book will be published by Puffin, the children's imprint of Penguin Random House. Illustration of the book was done by Kashmira Sarod. If we talk about this particular book,
It is a collection of short stories which will feature some of the most celebrated characters and stories like Rusty's Adventure, grandfather stories, as well as new stories like Goldfish Don't Bark, Friends from the Forest, and many other stories will be present in this book that is all-time favorite for children, authored by Ruskin Bond. If we talk about Ruskin Bond is an Indian author of British descent. He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. I repeat, Padma Shri was awarded to him in 1999 and Padma Bhushan was awarded to him in 2014 for his contribution to the field of literature. Alright, can be asked that he received Padma Shri and Padma Bhushan for his contribution in which field? He did in the field of literature. He has also won Sahitya Akademi Award for his English novel that is Our Teachers Still Grow in Dehra in 1992. I repeat, he also won Sahitya Akademi Award for the English novel that named Our Trees Still Grow in Dehra in 1992. His first novel was The Room on the Roof, which was written when the 17-year-old received John Llewellyn Race Memorial Prize in 1957. Alright, so Padma Shri in 1999, Padma Bhushan in 2014. He also received Sahitya Akademi Award for English novel that was Our Trees Still Grow in Dehra in 1992. And recently, his recent book is all-time favorite for children, authored by Ruskin Bond. Moving on. As I mentioned earlier, the name of the book was Elephant. Now there is another book named Elephant in the Womb. I repeat, Elephant in the Womb is the name of the another book that has been authored by Kalki Koechlin. Kalki Koechlin is an actress, or you can say a Bollywood actress who recently turned author, and her debut book was titled Elephant in the Womb. It is a non-fiction book on the motherhood. Alright, can be asked that this Elephant in the Womb is a picture non-fiction book that is on the motherhood and authored by actress Kalki Koechlin, who is and this book is her debut book. You should also know this. This illustrated book will be published by whom? It will be published by Penguin Random House India. If we talk about the book focuses on the physiological discomfort and maniac expectations during the motherhood. The book features the personal essays and think pieces of Kalki. If we talk about Kalki Koechlin, she's a French citizen that was born in 1982 in Puducherry, India. She has also starred in Hindi as well as Tamil movies. Next, the name of the novel is Clara and the Sun novel. Clara and the Sun novel, this book has been authored by a Nobel Prize winning author, Kazuo Ishiguro. I repeat, Kazuo Ishiguro is the name of the Nobel Prize winning author who has authored the book or the novel Clara and the Sun novel. Alright, name of the author is Kazuo Ishiguro, and the name of the book is or the novel is Clara and the Sun novel. Alright, Clara and the Sun is a thrilling book that offers a look at our changing world through the eyes of an unforgettable narrator, and the one that explores the fundamental question, what does it mean to love? Next we'll be talking about Buddha in Gandhara. Buddha in Gandhara has been authored by whom? Sunita Dwivedi. I repeat, Sunita Dwivedi has authored the book Buddha in Gandhara. Next name of the book is The Spiritual CEO. This book has been authored by S. Prakash. I repeat, the book titled Spiritual CEO has been authored by S. Prakash. The Spiritual CEO. Penned means written down or authored by President of Heartfulness Institute, S. Prakash. Alright, and this book will be published by whom? This book will be published by Westland Publications. Next we'll be talking about a book Sach Kahun To, which has been authored by Neena Gupta. Name of the book is Sach Kahun To, that has been authored by Neena
गुप्ता, सच कहूं तो। Next book is Seven Lessons from Everest Expedition, Learnings for Life and Business. I repeat, the name of the book is Seven Lessons from Everest, Learning Expeditions from Life and Business. That book has been authored by Aditya Gupta. What is the name of the author? Aditya Gupta. What is the name of the book? Seven Lessons from Everest Expedition, Learnings for Life and Business. नेक्स्ट एंड द लास्ट बुक जो हमारी रहेगी आज की, क्या है वो? सावरकर। बुक का नाम ही रहेगा सावरकर। किनके द्वारा ऑथर की गई? विक्रम संपत के द्वारा। विक्रम संपत जी के द्वारा बुक का नाम और बुक को ऑथर किया गया, जिसका नाम है सावरकर, अ कंटेस्टेड लेगेसी 1924 से 1966 तक। आई रिपीट, अ कंटेस्टेड लेगेसी 1924 से 1966 तक। बुक का नाम रहेगा सावरकर, ऑथर की गई है विक्रम संपत के द्वारा। अगर इससे रिलेटेड डाटा देखें, बैंगलोर बेस्ड हिस्टोरियन विक्रम संपत ने ऑथर करी एक नई बुक जिसका नाम रखा गया सावरकर, अ कंटेस्टेड लेगेसी 1924 से लेकर 1966 तक। दिस इज द सेकेंड एंड द कंक्लूडिंग वॉल्यूम ऑफ द लाइफ एंड द वर्क्स ऑफ किनकी? विनायक दामोदर सावरकर जी, वीर सावरकर के नाम से भी जो जाने जाते थे। पूछा जा सकता है कि सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी, ये बुक किन के ऊपर बेस्ड है, किन की लाइफ के वर्क्स पर बेस्ड है? तो ये विनायक दामोदर सावरकर की लाइफ पे बेस्ड है। ये उनके 138 बर्थ एनिवर्सरी के दिन इनको बुक को रिलीज करने की बात की गई थी। एंड जो पब्लिशिंग हाउस रहेगा इस बुक का, वो है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। याद रखना कौन सा, क्या है पब्लिशिंग हाउस? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया पब्लिशिंग हाउस रहेगा आपका सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी 1924 से 1966 का, जो कि ऑथर की गई विक्रम संपत के द्वारा। ये तो थे फ्रेंड्स हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल आपका बुक से रिलेटेड। लेकिन अगर हम आपसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे जीएस के डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि वो तो 15-20 थे मई के, वो हो गए कंप्लीट। आप कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड अगर मैं आपसे जीएस के क्वेश्चंस पूछूं, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो एक 10 क्वेश्चंस की क्विज रहेगी, एंड में आप बताना किसके कितने मार्क्स आते हैं, कमेंट करके बताना, आपकी प्रिपरेशन भी होती रहेगी। तो ये एक टेस्ट है आपके लिए। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रॉट द कंपनी इन डायरेक्ट सबऑर्डिनेशन टू अ बॉडी रिप्रेजेंटिंग डैश। पिट्स इंडिया एक्ट अभी रिसेंटली किस बॉडी के अंडर, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट के अंडर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस बॉडी के अंडर आ गई थी, डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रही थी किस बॉडी को? ऑप्शन बताओ ABCD, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ABCD। तो वो किन बॉडी के अंडर आ गई थी? पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन को डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रही थी, या डायरेक्ट उनके अंडर कमांड ले रही थी। किससे? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से, ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट, हम 8 फोल्ड पाथ की बात कर रहे हैं बुद्धिज्म की। इन चारों ऑप्शनों में से मुझे यह बताओ कौन सा 8 फोल्ड पाथ के अंदर नहीं आता। 8 फोल्ड पाथ के अंदर कौन सा इन चारों में से ऑप्शन नहीं आता? आप ऑप्शन आंसर करो, इतने मैं आपको बताता हूं। 8 जो आपके 8 फोल्ड पाथ होते हैं कौन से होते हैं? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन नहीं है? देखो, राइट कंडक्ट आपका अंडर ही आ जाता है इसके, ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग के, राइट थॉट के अंडर। राइट डिजायर नहीं आता, राइट एफर्ट आ गया हमारा, राइट स्पीच हमारा आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? राइट डिजायर 8 फोल्ड पाथ में नहीं होता है बुद्धिज्म के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है। द सोशल सिस्टम ऑफ हरप्पन्स कैसा था? हरप्पन्स का सोशल सिस्टम कैसा था, यह पूछा गया आपसे डायरेक्टली। बताओ, हरप्पन्स का सोशल सिस्टम कैसा था? क्या वो फेयरली एगैलिटेरियन था, स्लेव लेबर बेस्ड था, कलर वर्ना बेस्ड था, या फिर कास्ट बेस्ड था? क्या वहाँ कास्टिज्म थी? नहीं थी। स्लेव लेबर बेस्ड भी नहीं था। तो कैसा था बताओ जल्दी। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सोशल सिस्टम हरप्पा का कैसा था? फेयरली इगैलिटेरियन था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हरप्पा का सिस्टम कैसा था? फेयरली इगैलिटेरियन। इसके साथ साथ चलो आप मेरे को एक चीज और बता दो, हरप्पा
और मोहनजोदारो, इन दोनों से रिवर जाती थी, कौन सी से कौन सी रिवर जाती थी ये बताओ मुझे। हड़प्पा से कौन सी रिवर जाती थी, मोहनजोदारो से कौन सी रिवर जाती थी, ये आपका होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए। What was the time period of Indus civilization / हड़प्पन civilization? मतलब किस टाइम पीरियड के दौरान पे फ्लरिश हुआ था इंडस सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन, स्टार्टिंग से एंडिंग पीरियड आपसे पूछा गया है। क्या है हड़प्पन और इंडस सिविलाइजेशन का, बताओ किस टाइम पीरियड के बीच में रही हैं ये। 2500 बीसी से 1750 बीसी के बीच में ये आपका टाइम पीरियड था इंडस सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन का। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द ग्रैंडरी डिस्कवर्ड एट हड़प्पा वॉज लोकेटेड एट डैश। जो ग्रैंडरी, ग्रेट ग्रैंडरी डिस्कवर की गई थी हड़प्पा में, पूछा जा रहा है वो कहां पे लोकेटेड है। ऑप्शन ए विद इन द सिटीडेल ऑफ मोहनजोदारो, नहीं। इन द लोअर टाउन, नहीं। नियर द रावी रिवर, रिवर रावी के करीब हो सकता है। बिसाइड द वेस्टर्न गेट ऑफ सिटी, नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, जल्दी बताओ। ए बी सी डी। द ग्रेट ग्रैंडरी डिस्कवर्ड एट हड़प्पा वॉज लोकेटेड कहां पर, नियर द रिवर रावी। ऑल राइट, नेक्स्ट। तो आपका आंसर यहां से आ जाना चाहिए कि कौन सी रिवर कहां पे है, हड़प्पा पे कौन सी है और मोहनजोदारो में कौन सी रिवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन फाउंड, हैज नॉट बीन फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन साइट्स। मतलब जब खुदाई हुई थी हड़प्पन साइट्स की, तो वहां पे इन 4 ऑप्शन में से ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन वहां पे या कौन सी चीज उस खुदाई के दौरान पे नहीं मिली थी, आपको ये बताना है। बताओ जल्दी। जब मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर देता हूं तो आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। 10 से 15 से 20 सेकंड मिलेंगे आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के, उसमें आपको आंसर देना है। तो बताइए कौन सी चीज इनमें से एक्सकवेशन के टाइम पे नहीं मिली थी हड़प्पन साइट की। ड्रेन एंड वेल मिले थे, बिल्कुल मिले थे। फोर्ट्स मिले थे, बिल्कुल मिले थे। रेजरवेयर मिले थे, बिल्कुल मिले थे। ग्रेट बाथ मिला था, मिला था। लोथल क्या था, पोर्ट था, वो भी मिला था। लेकिन टेम्पल नहीं मिला था। अगर आपको याद होगा वहां पे मूर्ति पूजन की वैल्यू थी या नहीं, वहां पे टेम्पल नहीं थे। ठीक है, टेम्पल्स की नहीं होती थी बात, टेम्पल्स की पूजा नहीं की जाती थी। तो जो आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, हड़प्पन साइट्स पे जब वहां पे खुदाई हुई तो टेम्पल्स नहीं मिले थे। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है नेम द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। सबसे पुरानी सिविलाइजेशन का नाम बताओ, कौन सी है इनमें से 4 ऑप्शन में से ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इंदस, क्या वो इंदस वैली सिविलाइजेशन है, क्या वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, क्या वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, क्या वो चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य, ये कोई ऑप्शन नहीं है चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य। ठीक है, लेकिन इससे ही ऑप्शन से आपको आंसर दे सकता हूं मैं। विक्रमादित्य का दूसरा नाम और चंद्रगुप्ता का दूसरा नाम, ये 2 क्वेश्चन भी बनते हैं, क्या आपको पता है। एक होता है समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, इनका भी दूसरा नाम क्या होता है, क्या होते हैं समुद्रगुप्ता का दूसरा नाम, नेपोलियन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। तो ये तो हो गए समुद्रगुप्ता। अगर हम विक्रमादित्य किनका नाम था तो याद रखना ये चंद्रगुप्ता द्वितीय, चंद्रगुप्ता सेकंड का नाम था विक्रमादित्य। वापस क्वेश्चन पे आते हैं, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी थी। ऑप्शन बी करेक्ट है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आपकी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी। ये आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है आपकी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इसके एक क्वेश्चन और, चलो अगर अभी बात हो गई शुरू, अगर मैं आपसे पूछूं, एक होता है पुलित्जर प्राइज, ठीक है, कहां मिलता है पुलित्जर प्राइज, कहां मिलता है, किस फील्ड में मिलता है। पुलित्जर प्राइज किस फील्ड में मिलता है, यह मिलता है जर्नलिस्ट को। पुलित्जर प्राइज जर्नलिस्ट को मिलता है, याद रखना। ठीक है, चलिए एक चीज तो ये। अब इसके अलावा एक और बताओ मेरे को, अगर मैं आपको पोर्ट्स की बात की, जैसे हमने देखा लोथल, लोथल क्या था, एक पोर्ट था।
अगर मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछूं कि इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट, इंडिया का एक तो होता है ओल्डेस्ट पोर्ट, एक होता है इंडिया का रिवरराइन पोर्ट, रिवरराइन पोर्ट, फिर एक क्वेश्चन आता है आर्टिफिशियल पोर्ट, आर्टिफिशियल पोर्ट। तीनों के जरा नाम बताओ मुझे। ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है बताओ। यह है कोलकाता पोर्ट। ओल्डेस्ट पोर्ट को हम कहते हैं कोलकाता पोर्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवरराइन पोर्ट कौन सा है, रिवरराइन पोस्ट कौन सा है बताओ। रिवरराइन पोर्ट, रिवरराइन मतलब उससे रिवर भी लगती हो, साथ साथ में रिवर हो, तो कौन सा है, वो भी कोलकाता पोर्ट है, रिवरराइन पोर्ट। आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा हुआ आपका, आर्टिफिशियल पोर्ट हुआ बताओ। आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा होता है आर्टिफिशियल पोर्ट, चेन्नई पोर्ट आपका आर्टिफिशियल पोर्ट है। एक को तो पोर्ट का और क्वेश्चन आता है, डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट, डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट कौन सा होता है ये भी बता दो जरा। ओल्डेस्ट कोलकाता हो गया, रिवरराइन पोर्ट भी कोलकाता पोर्ट हो गया, आर्टिफिशियल पोर्ट चेन्नई पोर्ट हो गया, और डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट कौन सा हुआ आपका, जल्दी बताओ आंसर। विशाखापट्टनम पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट आपका डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट हुआ। ओल्डेस्ट कोलकाता, रिवरराइन पोर्ट कोलकाता का हो गया, और आर्टिफिशियल पोर्ट आपका चेन्नई पोर्ट हो गया। ठीक है, याद रहेगा। चलिए बैक टू क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th हमारा हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी सेड टू बिलोंग टू डैश एज। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी किस एज से बिलोंग करती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस एज से बिलोंग करती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या वो पैलियोलिथिक एज, प्रिमिटिव एज, नियोलिथिक एज या ब्रॉन्ज एज। इतना आप आंसर करो, साथ साथ एक चीज और देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, मैं आपको इतने बताता हूं, 3 एज आपको जो पता होनी चाहिए, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पीलियोलिथिक एज कौन सी है, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। सबसे ये क्रम वाइज लिखिए, आप ये समझिए, सबसे पुरानी एज पीलियोलिथिक, ओल्डेस्ट। मिडल में आ जाती है एम से मिडल, तो मिडल वाली एज। ये होती है ओल्डेस्ट स्टोन एज, मिडल स्टोन एज। यहाँ पे लोग, पुराने जमाने के लोग पत्थरों से वो बनते हैं, फिर मीजोलिथिक में उन्होंने उसको यूज करना सीखा, कैसे, क्या हम उससे क्या इक्विपमेंट बना सकते हैं, क्या चीजें बना सकते हैं। नियोलिथिक एज होती है न्यू स्टोन एज, लोग अपने घर पत्थर के बनाने लगे, उससे बड़े गाड़ी बना ली पत्थर की, जैसे टायर बना लिया जो उस पर घूमेगा, चक्की बना ली, जैसे आपको गेहूं पीसना है तो चक्की बना ली एक पत्थर से ताकि वो पीसे। तो ऐसे काफ़ी चीज़ ऐसे डेवलपमेंट वाइज ये होती है कि सबसे पहले पुराने लोग ये थे, फिर मीजोलिथिक आई, फिर नियोलिथिक आई। अभी क्वेश्चन पूछा गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस एज से बिलोंग करती है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करती है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जिसने सबसे पहले डिस्कवर किया था मोहनजोदारो साइट को, वो कौन से व्यक्ति थे ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई रिपीट, वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने मोहनजोदारो, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में है, उनको डिस्कवर करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। साथ साथ ये तो मोहनजोदारो को पूछ लिया, आप मुझे बता दो हड़प्पा को भी डिस्कवर किसने किया था, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिस्कवर करने वाले वो पहले व्यक्ति, फर्स्ट स्कॉलर कौन बने थे। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दोनों पता होने चाहिए आपको। जल्दी से आंसर बताओ, कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने डिस्कवर किया मोहनजोदारो और जिन्होंने डिस्कवर किया हड़प्पा। देखो, रख्याल दास बनर्जी या आर.डी. बनर्जी भी बोल सकते हैं इनको, इन्होंने डिस्कवर किया था क्या, और दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था। दोनों ऑप्शन दे दिया मैंने आपको। अगर हम मोहनजोदारो की बात कर रहे हैं तो आंसर होगा आर.डी. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदारो को डिस्कवर करा गया था। और अगर हम बात कर रहे हैं तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे हो गया आर.डी. बनर्जी, मतलब रखाल दास बनर्जी। अगर हम बात कर रहे हैं हड़प्पा की अब, तो
तो ये डिस्कवर किया गया था दयाराम साहनी जी के द्वारा। ठीक है, साहनी जी के द्वारा आपका हड़प्पा डिस्कवर करा गया था। तो फ्रेंड्स, क्या टोटल स्कोर रहा आपका, जल्दी से मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा 10 में से कितना स्कोर आया। ये आपकी प्रिपरेशन है, धीरे धीरे हम इस प्रिपरेशन को और अच्छा करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस लाया करेंगे आपके लिए ताकि प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो सके। क्वेश्चंस को नोट ज़रूर करना, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आप सभी के लिए। ठीक है, तो नोट्स को इग्नोर मत करना है, वन लाइनर फॉर्मेट में बनाओ। आपको किसने बोला कि पूरा एक एक दो दो 10-10 पेज के आप नोट्स बना रहे हैं, उसको एक लाइन की नोट्स बनाइए। जैसे हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया, आपको नोट्स देखा है, हड़प्पा किसने डिस्कवर किया, यहाँ पे डिस्कवर लिख लो। किनके द्वारा डिस्कवर किया गया, दयाराम साहनी जी के द्वारा डिस्कवर किया गया हड़प्पा। फिर ऐसे नीचे मोहनजोदारो किनके द्वारा डिस्कवर किया गया, डिस्कवर लिखो यहाँ पे और नाम लिख दो, किनके द्वारा डिस्कवर किया गया था हड़प्पा, बताओ, आर.डी. बनर्जी के द्वारा, और दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा साहनी जी के द्वारा, मोहनजोदारो आर.डी. बनर्जी के द्वारा। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।